हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप लगातार सभी विषयों की क्लासेस देखने को पा रहे हैं। और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है हर क्लासेस, अगर आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं तो। अगर हम बात करें अपने भूगोल विषय की, तो आप लगातार देखने को पा रहे हैं कि धीरे धीरे हम सिलेबस के मिड में आ चुके हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वैसे तो सेमेस्टर वाइज होने की वजह से दिसंबर में एग्ज़ाम या जनवरी तक होते होते हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आपका सिलेबस भी धीरे धीरे कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम सिलेबस को थोड़ा सा तेज़ी से रन कर रहे हैं, जिसमें आप लगातार देख पा रहे हैं कि आपका सिलेबस के लगभग फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के भी शायद एक दो टॉपिक कुछ बचा होगा, वरना हमने सेकंड यूनिट पूरा कंप्लीट करा दिया है। और अच्छा है कि आप क्लासेस कर पा रहे होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सेम उसी कड़ी में आज की जो हमारी भूगोल की क्लास है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें हम अनाच्छादन या अपचयन, अनाच्छादन को ही अपचयन का दूसरा नाम कहते हैं। तो यानी कि हम आज की क्लास में अनाच्छादन के बारे में क्लास लेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानने को पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि अनाच्छादन में जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो कौन करता है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो एयर और वाटर। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही अहम किरदार अपना निभाते हैं किसी भी चीज़ के अनाच्छादन में या अपक्षयन की क्रिया में। ये वैसे तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, वो दो बलों पर काम करती है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ये दो बलों पर हमारी पृथ्वी काम करती है। तो आपने देखा वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें पृथ्वी के आंतरिक बलों की वजह से काम लगातार कर रही थी। लेकिन जो आज की हमारी ये क्लास है, जिसमें हम अनाच्छादन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये पृथ्वी के बाहर वाले जो बल होते हैं, यानी कि पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के जो ऊपर नदियाँ बहती हैं, जो हिम नदें बहती हैं और जो हवाएं बहती हैं, इनकी वजह से कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो हम धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। और ये जो बल लगाती हैं नदियाँ या फिर पवन, इसकी वजह से जो अपक्षयन की क्रिया होती है, ये सारी क्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी के बाहरी परत पर होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम बात करें चट्टान, यानी कि ग्रेनाइट भी तो एक चट्टान के रूप में ही आती है। इसमें ऐसा होता है कि ग्रेनाइट में हम देखते हैं कि क्वार्टर्स, फिल्डास्पर और मीगा, ये तीन खनिज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हमारे ग्रेनाइट में। तो ऐसा होता है कि ये सभी तत्व आपस में इतनी तीव्रता से जुड़े होते हैं, इतनी कस के जुड़े होते हैं कि अगर इनमें से एक भी तत्व, एक भी खनिज अगर डिस्टर्ब होता है, यानी कि उसका क्षरण होता है, वो टूट जाता है, तो पूरा का पूरा कंपाउंड ही टूटकर बिखर जाएगा। यही होता है अनाच्छादन का, यही क्रिया होती है कि वो क्या करता है कि पहले कोई एक तत्व को, एक चीज को वो क्षरण करता है और धीरे धीरे संपूर्ण चीज का ही नाश हो जाता है, सब चीज खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें अनाच्छादन होता क्या है, तो अनाच्छादन का शाब्दिक अर्थ है अनावरण। जिस ये एक बहिर्जनित भू संचलन से संबंधित एक संयुक्त प्रक्रम है। इसके अंतर्गत अपक्षयन, अपर्दन और वृहच्छरण की क्रियाएं होती रहती हैं। यानी कि जब अनाच्छादन की हम बात करेंगे, तो उसके अंदर अपक्षयन, अपर्दन और वृहच्छरण, ये जो कुछ टॉपिक है उसके बारे में भी बात करना एक जिम्मेदारी हो जाती है। ये एक बहिर्जनित भू संचलन है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर बहिर्जनित यानी कि जो पृथ्वी के ऊपरी परतों पर जो संचलन की क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उनकी वजह से ये क्रिया होती है, यानी कि अनाच्छादन या अनावरण की क्रिया इसकी वजह से देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि अपक्षयन होता क्यों है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम बस कह रहे हैं अपक्षयन है, अपक्षयन है। अपक्षयन मौसम परिवर्तन से होने वाली एक स्थैतिक क्रिया है, जिसके कारण चट्टानों की संरचना में विघटन और वियोजन होता है। ये एक स्थैतिक क्रिया है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई चट्टान है, वहां पर धूप और वर्षा, शीत, ये सभी मौसम लगातार देखने को मिलते हैं चट्टानों को। तो चट्टानों को भी इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए अब अगर आप ही रहें किसी स्थान पर जहाँ पर लगातार वर्षा, ठंडी, गर्मी, सारे मौसम आप झेल रहे हैं, तो आप पर भी वो चीज़ असर करती है। ठीक उसी प्रकार से चट्टानों पर भी इसका बहुत ही तेज असर होता है, और इन्हीं वजह से अपक्षयन की क्रिया लगातार देखने को मिलती है। अगर हम अपक्षयन की बात कर रहे हैं, तो और हम खास करके भूगोल पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक दो भूवैज्ञानिक
वैज्ञानिकों के जो विचार हैं, जो मत है, उनको लेकर के भी चलना हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि जब मान लीजिए आप कोई नोट्स लिख रहे हैं, उसमें अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और अगर आपने किसी भूवैज्ञानिक का नाम ऐड करके उनके कथन को लिख दिया किसी टॉपिक को लेकर के, तो इससे क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है कि बंदा कितना सीरियस होके पढ़ाई किया है, कि उसको भूवैज्ञानिक के नाम के साथ-साथ उसका कथन भी उसको याद है। क्योंकि अक्सर लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। और अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है कि मान लो कथन दे दिया है, किसी का कथन दे दिया है और आपसे पूछेगा कि ये किस भूवैज्ञानिक का कथन है। आप ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा। तो अगर आप भूवैज्ञानिक व्यक्ति के नाम के साथ-साथ उसका कथन अगर याद किए रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आइए जानते हैं कि आर्थर होम्स ने अपचयन के बारे में क्या कहा है। अपचयन सभी विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का संपूर्ण प्रभाव है। जितनी भी क्रस्ट पर क्रियाएं होती रहती हैं, उसी का ये संपूर्ण प्रभाव है, जो चट्टानों के क्षय और विघटन में सहयोग करता है। क्षय और विघटन यानी कि जब वो टूटता है और उसका जो मतलब क्षरण होता है, ये सारी क्रियाओं में अपरदन, अपचयन ये अपना एक बहुत ही गहरा योगदान देता है। बट साथ में इन्होंने ऐसा कह दिया कि इन्होंने क्या बोल दिया कि बशर्ते ये बड़े पैमाने पर बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनके हिसाब से तो ऐसा था। लेकिन अगर हम कहें तो कोई भी चीज़ है, कितनी भी भारी है, कितनी भी हल्की है, अपचयन उसका अगर हो रहा है तो वो होएगा। भले काल की बात है, कभी समय ज़्यादा लगता है, कभी समय कम लगता है, इस पे डिपेंड करता है। वरना क्षरण तो हर चीज़ का ही होता है लगभग। इसके साथ ही अगर हम आर्थर होम्स के बारे में जान रहे थे, तो हमको साथ में B.W. स्पार्कस का भी एक कथन याद करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर 2-3 कथन अगर आप लिखते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों के द्वारा चट्टानों का भौतिक फ्रैक्चरिंग। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों, क्योंकि प्राकृतिक कारक में क्या-क्या आ जाएँगे, नदियों का, पवनों का, इन सब के द्वारा जो भी क्रियाएँ की जाती हैं, वो सभी प्राकृतिक कारक के अंतर्गत आ जाएँगी। तो जब इन प्राकृतिक कारकों की वजह से भौतिक फ्रैक्चरिंग जब चट्टानों का होता है, यानी कि चट्टानों का जब टूटना मरोड़ना हो जाता है, तो इसी क्रिया को इन्होंने अपक्षय का नाम दिया। किसने? B.W. स्पार्कस ने। गाइस अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ-कुछ ऐसे नाम ऐसे होते हैं जो एक अपने नाम में ही एक बहुत ही अच्छी खासी परिभाषा लेके चलते हैं। मान लो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम में देते वक़्त कहीं-कहीं ऐसा होता है कि हिंदी का मतलब ना दे करके वो इंग्लिश में ही देता है। क्योंकि इंग्लिश का जो वर्ड है वो सब जगह सेम होता है, लेकिन हिंदी हमेशा बदलता रहता है। हिंदी में अनेकों नाम एक ही चीज़ के हो जाते हैं। इसलिए आपको ये 2 पॉइंट है, इसको आपको याद करके चलना चाहिए, याद करके रखना चाहिए कि ये क्या है। एक्सफोलिएशन थर्मोप्लास्टी। एक्सफोलिएशन थर्मोप्लास्टी इसका मतलब ये होता है कि जब मान लो कोई स्थान है जहाँ पर गर्मी हो रही है और चट्टान है, तो चट्टानों के द्वारा क्या होता है कि मान लो बहुत तेजी से तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो वो चट्टान जब गर्मी बहुत तीव्र पाती है तो वो सिकुड़ जाती है और जैसे ही उनको थोड़ी ठंडक मिलती है तो वो फैल जाती है। तो जब ये क्रिया होती है, ये अक्सर हम देखते हैं कि ये गर्म जगहों पर ही देखने को मिलती है। इसी क्रिया को एक्सफोलिएशन थर्मोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं हालोक्लास्टी, ये क्या होता है? हालोक्लास्टी अक्सर शुष्क जलवायु जहाँ पाई जाती है, शुष्क मौसम जहाँ पे पाया जाता है, उन स्थानों पर ऐसी क्रियाएँ होती हैं। हालोक्लास्टी का मतलब ये होता है कि मान लो कोई स्थान है जहाँ पर ठंडक की वजह से चट्टानों का सिकुड़ना और फैलने की क्रिया हो रही है, वो हालोक्लास्टी के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आप ये दोनों चीज़ समझ गए होंगे, आपको ये दोनों चीज़ें याद करके चलना चाहिए। अभी हम बात करें अपचयन के बारे में, तो अपचयन पे बहुत सारी चीज़ें प्रभाव भी डालती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारक हैं जो प्रभाव डालती हैं, उसमें से ये कुछ टॉपिक है जो प्रमुखतः देखे जाते हैं। चट्टानों की प्रकृति, कोई चट्टान होती है जो कठोर होती है, कोई चट्टान कठोर होती है और कोई चट्टान मुलायम होती है, कोई चट्टान मुलायम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई चट्टान है जो बहुत ही कठोर है, बहुत कठोर है, तो उसका अपरदन अपक्षय होगा, ज़रूर होगा, लेकिन लंबे समय में होगा
और अगर कोई चट्टान है जो बहुत मुलायम है तो उसका अपक्षयन जब होगा, उसका अपरदन जब होगा, तो बहुत ही कम समय में ये अपरदन की क्रिया हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम स्थलाकृति की बात करें तो स्थलाकृति कैसे अपक्षयन पर प्रभाव डालती है, तो जब मान लो कोई स्थान है जो बहुत ऊंचाई पर है तो उसका अपक्षयन थोड़ा लंबे समय तक होएगा, क्योंकि उसको नीचे आने 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 में काफी लंबा प्रोसेस चलता है। साथ ही साथ कोई ढाल वाला स्थान है तो वहां पे भी अगर अपक्षयन होगा तो वो सारी स्थलाकृतियां भी बहुत ही ज्यादा अपक्षयन की क्रिया पर प्रभाव डालती हैं। अब अगर हम बात करें वनस्पतियों की, तो वनस्पतियां भी बहुत ही अधिक मात्रा में अपक्षयन की क्रिया पर प्रभाव डालती हैं। मान लो कोई चट्टान है और वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वनस्पतियां, या कह सकते हैं हम जो वो कवक, शैवाल, ये सारी चीजें जो होती हैं जिसको हम आम भाषा में काई के नाम से जानते हैं, तो ये सारी जो वनस्पतियां उग जाती हैं किसी चट्टान पर, तो ये अपना एक प्रभाव डालती हैं, बहुत ही तीव्र से, बहुत तेजी से ये चट्टानों का अपक्षयन कर लेती हैं। अब अगर हम बात करें अपक्षयन के बारे में, तो हमने जान लिया अपक्षयन को कहते किससे हैं, ये सब चीजें हमने समझ ली। अब हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अपक्षयन के प्रकार क्या होते हैं। अपक्षयन के दो प्रकार में इसको बांटा गया है, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। क्योंकि अपक्षयन को इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं, तो वेदरिंग को दो टाइप में बांटा गया है, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। दो भागों में इसको बांटा गया है। आइए जानते हैं कि केमिकल वेदरिंग में क्या होता है। कि केमिकल वेदरिंग का जो पहला टॉपिक है वो होता है सोल्यूशन, यानी कि इसमें होता है कि जब चट्टानों पर, मान लो ये चट्टान है, चट्टानों पर जब पानी गिरता है, पानी आता है, तो ये अक्सर चट्टानों में लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन का मतलब है CO3। और जब ये H2O से क्रिया करता है, यानी कि जल से जब ये क्रिया करता है, तो ये वीक एसिड का निर्माण करता है, जिसकी वजह से चट्टानों का बहुत तेजी से मतलब टूट जाती हैं चट्टानें। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजेशन की, तो ये होता है कि हमारी जो चट्टान होती है उसमें सभी में आयरन की मात्रा देखने को मिलती है। सभी चट्टानों में आयरन पाया ही जाता है। और जब इस चट्टान पर ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है, O2 से जब क्रिया होती है, तो ये बनाता है FeO2। जब आपस में क्रिया करते हैं तो FeO2 बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जंग लगना जिसको कहते हैं वो यही है। जब भी चट्टानों पर आयरन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो वो एक क्षरण होता है एक प्रकार का। अब अगर हम बात करें केमिकल वेदरिंग में, तो एक केमिकल में एक बैक्टीरिया भी होता है। मान लो कोई चट्टान है जिसमें वही कवक, शैवाल, ये सारी चीजें हैं, तो इससे बैक्टीरिया भी बहुत तीव्र मात्रा में अपक्षयन की क्रिया में अपना एक प्रभाव डालती है। हमने ये तो समझा कि केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है। अब आइए जानते हैं कि टेम्परेचर की फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है। तो जो इसका मेन टॉपिक, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज को हम ऐसे समझते हैं कि मान लो कोई स्थान है जहाँ पर गर्मी है, चट्टानों पर तीव्र मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उनको तापमान पड़ रहा है। तो ये जब ये सूर्य का तापमान तीव्र होता है तो ये सिकुड़ जाती हैं, और जैसे सूर्य का तापमान थोड़ा कम होता है तो ये फैल जाती हैं। वैसे तापमान सिर्फ सूर्य का ही नहीं कह सकते हैं, बाकी कई सारे टाइप के आप तापमान को सोच सकते हैं। तो इनसे भी जब ये चट्टानें सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, तो फिजिकल वेदरिंग हो जाता है, यानी कि चट्टानें टूट जाती हैं। अब अगर हम बात करें ड्राइंग और वेटिंग की, मान लो कोई चट्टान है जिसको आप सुखा रहे हैं फिर पानी डाल रहे हैं, तो इससे भी चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाती हैं। ये भी एक फिजिकल वेदरिंग का ही एक पार्ट है, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। अब अगर हम बात करें फ्रॉस्ट एक्शन की, तो आप इसको ध्यान से सुनिए कि फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है। फ्रॉस्ट एक्शन दोस्तों ये होता है कि मान लो कोई स्थान है जहां पर ये मान लो चट्टानें टूट रही हैं। मान लो ये एक चट्टान है और यहाँ से टूट गई चट्टान ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू वेटिंग, मतलब मान लो किसी वजह से चट्टानें आपस में टूट गई हैं, हल्की हल्की दरारें आई हैं, टूटी नहीं है अभी बहुत। तो जब ये चट्टाने में दरार आ जाता है, तो जब मान लो उस पर पानी पड़ रहा है, कुछ पानी पड़ रहा है, तो यहाँ पे जब बर्फ जम जाती है, कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब यहाँ बर्फ जम जाती है इन स्थानों पर बर्फ जम जाती है, तो इससे चट्टानें और तेजी से टूट जाती हैं। यही होता है फ्रॉस्ट एक्शन, ये कहलाता है फ्रॉस्ट एक्शन। और ये भी फिजिकल वेदरिंग का ही एक पार्ट है, फिजिकल वेदरिंग में बहुत ही बड़ा योगदान निभाता है। अब अगर हम बात करें बायोटिक वेदरिंग की, तो बायोटिक वेदरिंग में मान लो यही एक चट्टान है,
मान लो यही एक चट्टान है, ये एक चट्टान है, मान लो ये एक चट्टान है और यहाँ एक पेड़ है, यहाँ एक पेड़ है। इसकी जड़ें भी जाएंगी नीचे तक, इसकी जड़ें भी नीचे तक जाएंगी। तो जहां तक जड़ें जाती हैं किसी पेड़ की, किसी वनस्पति की, तो वहां तक चट्टानें बिखर जाती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। उम्मीद है कि आपको फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि अपक्षयन होता क्या है, और कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आप ज्योग्राफी में रखेंगे तो आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बाद आप किसी बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एक एक टॉपिक वाइज उठा करके अच्छा खासा आप लिख सकते हैं। और लिखने के साथ साथ आप कुछ फिगर बना करके अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा भूगोल विषय में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आने वाली क्लासेस में हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को और आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। और अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी होगी और आपको लग रहा होगा कि ये आपके लिए अच्छा था, तो आप इसको लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों में। और बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आप लगातार सभी विषयों की क्लासेस देखने को पा रहे हैं।